नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है, हम इन दिनों साइंस के क्वेश्चन करा रहे हैं, वो भी रैंडम क्वेश्चन। इसके पहले हमने बायो के कराए हैं, फिर फिजिक्स के और फिर केमिस्ट्री के करा के पूरे वन वीक। उसके बाद फ़िलहाल में अब तीनों साइंस को मिक्स करके रैंडम क्वेश्चन कराते हैं। वो क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए और फिर से पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। जो लोग चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें, जिससे हम आपको और अच्छा कंटेंट दे सकें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि जो विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के जो तुलनात्मक अध्ययन होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, देखिए अब जैसे इसकी बात कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा आपका इथनोलॉजी। क्या होगा, इथनोलॉजी होगा। अब अगर बात की जाए इथनोग्राफी की, किसकी बात की जाए, इथनोग्राफी की अगर बात की जाए तो हम इथनोग्राफी में हम किसका अध्ययन करते हैं, नववंश विज्ञान का। नववंश विज्ञान मतलब क्या होता है, व्यक्ति की प्रकृति क्या होता है, व्यक्ति का जो नेचर होता है, हम उसके अकॉर्डिंग इथनोग्राफी में अध्ययन करते हैं। इथनोग्राफी में क्या करते हैं, हम व्यक्ति की जो प्रकृति होती है, मतलब नेचर होता है, हम उसका अध्ययन करते हैं इथनोग्राफी में। ठीक है। अब अगर बात की जाए आपके इथोलॉजी में, तो इथोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं। अब ज़रा देखते हैं इथोलॉजी की बात। इथोलॉजी में हम करते हैं मानव व्यवहार का। देखो यहाँ पर नेचर की बात हो रही थी, ठीक है, और यहाँ पर हम करते हैं मानव व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, किसमें, आपका इथोलॉजी में करते हैं। अब बात आती है एथिक्स की, बात आती है तो एथिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं, एथिक्स में हम अध्ययन करते हैं मॉरल का, मतलब नैतिकता का। ठीक है, बात समझ में आई ना। इथनोलॉजी में आपका करते हैं संस्कृति का, इथनोग्राफी में आपका करते हैं व्यक्ति के नेचर का, प्रकृति का, और एथिक्स में करते हैं नैतिकता का, और इथोलॉजी में करते हैं मानव व्यवहार का। चलिए अगला क्वेश्चन अगला है, डायलिसिस किससे संबंधित है। यानी कि आप लोगों ने डायलिसिस का नाम सुना होगा, बताना है डायलिसिस किससे संबंधित है। ठीक है, देखो आपको मालूम है जो डायलिसिस होता है, जैसे हम, हाँ, एक क्वेश्चन हमने आप लोगों को दिया था, करने के लिए पूछा था, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। ठीक है, तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, तो वैसे देखो लेते जिसने प्रीति मिश्रा ने उस बिल्कुल क्लियर आंसर दिया था। ठीक है, 4 पार्ट भाग लेते जो, लेकिन जो मूल रूप से होता है उसका जो मेन अंग होता है वो आपका होता है किडनी, वृक्क होता है। ठीक है, शुद्ध करने में। तो डायलिसिस किससे संबंधित है, वृक्क से। किससे, वृक्क से। और बात अगर आए कि डायलिसिस होता क्या है, तो जो कृत्रिम आर्टिफिशियल रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डायलिसिस। ठीक है ना। मान लो कि ये प्रोसेस कब की जाती है, जब हमारी जो किडनी होती है वो काम करना बंद कर देती है। जैसे जो मधुमेह के पेशेंट होते हैं, जब वो काम करना, उनकी किडनी बंद कर देती है काम करना, तो अब रक्त को तो प्योरीफाई करना ही है, तो उसके लिए फिर हम डायलिसिस की प्रक्रिया को अपनाते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है। मतलब क्या है कि बताना है कि ध्रुव क्या है, पूर्णिमा क्या है, साइरस क्या है। तो चलिए बताते हैं, ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस क्या हैं, ये तीनों भारतीय शोध रिएक्टर हैं। क्या हैं, भारतीय शोध रिएक्टर हैं। जानकारी के लिए बता दें आपको कि जो ध्रुव है ना, ये ध्रुव, ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान रिएक्टर है। कौन, ध्रुव। अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है, तो कौन सा है, ध्रुव। ठीक है। अगर बात की जाए इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1984 में। कब की गई थी, 8 अगस्त 1984 में। अब देखो अगर बात की जाए जब इसकी स्थापना की गई थी, स्थापना के समय इसका जो मूल नाम था, मूल नाम इसका क्या था, आर
R5 था। क्या था? R5। अब देखो बात आती है साइरस, ठीक है। ये साइरस भी क्या है? शोध रिएक्टर है। इसकी स्थापना 1960 में कनाडा के सहयोग से की गई थी। किसकी? साइरस की। और बात की जाए पूर्णिमा की, तो पूर्णिमा की गई थी 1990 में। कब की गई थी? 1990 में। यानी ध्रुव, पूर्णिमा तथा साइरस तीनों क्या हैं? एक भारतीय शोध रिएक्टर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा है प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। सशक्त मतलब समझते हैं ना? हाँ, सबसे सशक्त बल है। तो सबसे सशक्त बल कौन सा है? आपका नाभिकीय बल है। नाभिकीय बल सबसे सशक्त बल है। नाभिकीय बल का मतलब क्या होता है? किनके किनके बीच लगता है? ये आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बीच लगता है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो बाहर होता है, नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है। तो जो नाभिकीय बल होता है ये आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बीच लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद बताना है। ये बताना है कि जो यूरेनियम है जब इसका हम ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक है, जब इसका क्षरण हो जाता है तो अंतिम जो उत्पाद बचता है वो क्या बचता है? तो क्या बचता है? आपका आंसर क्या होगा? सीसा बचता है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? देखो इसमें पूछा निम्न में से कौन सा, लेकिन बात ये होनी चाहिए थी कि सबसे पहले कहाँ पर स्थापित किया गया था, ठीक है। ये सोच लो या ये सोच लो, मान लो अगर वो जहाँ पर स्थापित किया जाएगा तो हमको उसको यही कहेंगे कि पहला यही था। तो ठीक है, तो बताइए भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा था? तो कौन सा था? आपका तारापुर। कौन सा था? तारापुर। तारापुर कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, जहाँ इस समय कोरोना के संक्रमितों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग बताना है। जो क्रोमेटोग्राफी होती है इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? क्या करने में इसका प्रयोग करते हैं? आपको बता दें क्रोमेटोग्राफी इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ण लेखन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण लेखन बोलते हैं, ठीक है। अगर कभी एग्जाम में क्रोमेटोग्राफी की जगह वर्ण लेखन आ जाए तो ये मत सोचिएगा सर ने तो कुछ दूसरा बताया था, यहाँ पर तो वर्ण लेखन है, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी को वर्ण लेखन कहते हैं। अब बात आती है क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो कहाँ करते हैं? एक मिश्रण से उसके अवयवों को मतलब पदार्थों को अलग करने में हम क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मामूली चोट यानी कट जाता, जैसे कि मान लो हमारे हाथ में ब्लेड लग गया, जब लोग सैलून बार में जाते हैं शेविंग कराते हैं तो ब्लेड लग जाता है, ठीक है। वही लिखा है मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण बताना, मतलब बताना है वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है। तो कौन सी रिएक्शन होती है? वहाँ पे होता स्कंदीकरण बोले या स्कंदन बोले। क्या होता है? स्कंदीकरण होता, ठीक है, भूलिएगा मत। क्या होता है? स्कंदीकरण। अब चलो बात आई है तो बात कर लेते हैं फिटकरी के बारे में। फिटकरी का फार्मूला अक्सर पूछा जाता है, लोगों को ये भूल भी जाता है। तो क्या होता है? के Al यानी पोटेशियम एल्युमिनियम, ठीक है, SO4 का होल ट्वाइस। क्या होता है? KAl SO4 का होल ट्वाइस इंटू 12H2O होता। क्या होता है? KAl SO4 का होल ट्वाइस 12H2O होता है। किसका फार्मूला? फिटकरी का फार्मूला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है पुरानी किताबों का कागज़ भूरा किस कारण होता है? बताना है। जो पुरानी किताबें हो जाती हैं, देखा होगा तुम लोगों ने, उसको हम लोग रख देते हैं तो आफ्टर सम डेज ही बिकम ब्राउन, यानी इट बिकम ब्राउन, वो क्या होता है? भूरा हो जाता है। तो भूरा होने का रीज़न आपको बताना, तो रीज़न क्या है? सेलुलोज का ऑक्सीकरण। क्या है? सेलुलोज का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन हो जाता है। किसका? सेलुलोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन
पूछा है परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था, बताना आपको परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था। तो किसने खोजा था बताइए, खोजा था रदरफोर्ड ने। किसने, रदरफोर्ड ने। कब, अब बात आती है कब खोजा था, तो इसने खोजा था 1911 में। कब खोजा था, 1911 में। किसको, परमाणुवीय नाभिक को। किसने, रदरफोर्ड ने, ठीक है। और डेनियल रदरफोर्ड ने ही हाइड्रोजन की खोज की थी, ठीक, उसकी सॉरी हाँ नाइट्रोजन की। किसकी, नाइट्रोजन की। हाइड्रोजन की तो कैवेंडिश ने की थी, ठीक है। नाइट्रोजन की थी डेनियल रदरफोर्ड ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। हम आप लोगों को जब क्लास लेंगे एक्सप्लेन से बताएंगे तो ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जानकारी आपको हो जाएगी ऊर्जा क्या होती है, इसका कैसे प्रोड्यूस, इसका मतलब ये उत्पन्न कैसे होती है, इसका क्षण कैसे होता है, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, हम सब आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल में चर्चा करते अब, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो बताइए कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। इसमें पाई जाती है रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी पाई जाती है। कौन सी, रासायनिक एनर्जी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर रासायनिक क्रिया होती है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाइलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील है, क्या है बताना है। हाइलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील है, क्या है क्रियाशील, तो आपका आंसर होगा फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील हाइलोजन होता है, ठीक है। इसकी अगर बात की जाए परमाणु संख्या की तो कितनी होती है आपकी, 9 होती है। कितनी होती है, 9। और आपको बता दें कि इसको मायसा ने, किसने, मायसा ने खोजा था 1986 में। कब खोजा था, 1986 में। ये सब सर्वाधिक क्रियाशील हाइलोजन होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीला थोथा क्या कहलाता है, बताना है नीला थोथा क्या कहलाता है। नीला थोथा के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो नीला थोथा क्या कहलाता है, कॉपर सल्फेट। क्या कहलाता है, कॉपर सल्फेट। फार्मूला क्या बनेगा, CuSO4। क्या बनेगा, CuSO4। कॉपर सल्फेट को हम लोग नीला थोथा बोले या नीला थोथा को कॉपर सल्फेट बोले, फार्मूला क्या बनेगा, CuSO4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जब इनो का तो सुना ही होगा आप लोगों ने, इनो का यूज भी किया होगा, ठीक है। इनो क्या एक प्रकार का लवण होता, साल्ट होता, ठीक है। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते, देखा होगा आपने आप लोगों ने, बुलबुले बनते ना। तो बुलबुले बनते, जिनका कारण क्या होता है। अब जब बुलबुले बनेंगे तो सीधी सी बात है उसमें कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो बताना है उसका रीजन क्या है। तो क्या रीजन है उसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसमें वाटर से इनो रिएक्शन करने के बाद वहाँ पर CO2 प्रोड्यूस होती है, इसलिए वहाँ पर बुलबुले उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव रक्त की श्यानता का कारण है। देखो श्यानता के बारे हमने पिछली वीडियो में बताया था ना कि श्यानता क्या होता है, किसी तरल को बहने के विरोध, ठीक है, बहने का जो प्रकृति उसका जो नेचर विरोध करता है उसी क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं, ठीक है। तो बताना मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या होता है। तो कारण क्या होता है, उसके रक्त में जो प्रोटीन होती है वही उसके श्यानता का कारण होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताना है यूरिया किसमें संश्लेषित होती है। यहाँ पर होना चाहिए होती है, ठीक है, टाइप करने में गलती हो गई है। यूरिया किसमें संश्लेषित होती है। तो बताइए यूरिया किसमें संश्लेषित होती है। अरे भाई यूरिया यकृत में संश्लेषित होती है, ठीक है। आपको जानकारी के लिए बता दें जो यकृत होता है, लीवर होता है, यही सबसे बड़ी क्या होती है, जानकारी तो हो गई होगी, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कौन सी, लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। और सबसे छोटी की बात करें तो आपकी होती है पीयूष ग्रंथि, इसे बोलते हैं पिट्यूटरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
लिखा है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ठीक है, आपको बताना मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो किस अंग में संपन्न होता है, ये संपन्न होता है अग्नाशय में। ठीक है, जानकारी के लिए बता दें अग्नाशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, मतलब ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है। अंतःस्रावी से जो हार्मोन उत्पन्न होता है स्रावित होता है, उसका नाम होता है आपका इंसुलिन। क्या होता है, इंसुलिन। और अगर बात की जाए बहिःस्रावी से, तो बहिःस्रावी से जो स्रावित होता है उसका नाम क्या होता है, ग्लूकागान। क्या होता है, ग्लूकागान। ठीक है, और एक बात बताएं, इस अग्नाशय से एक एंजाइम का भी श्रावण होता है, उसका नाम क्या है, ट्रिप्सिन। क्या नाम है उसका, ट्रिप्सिन नाम है। एक सेकेंड बता रहे हैं। ठीक है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है आपका ट्रिप्सिन। क्या नाम है, ट्रिप्सिन नाम है। अब देखो इस ट्रिप्सिन के बारे में चर्चा करते हैं। ट्रिप्सिन क्या होती है, ये आपका जो स्टार्च होता है, ये क्या करता है, ये जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करने का काम करता। कौन, ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करने का काम करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जिह्वा के किस भाग में होती हैं। बताना, जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमको खट्टा महसूस होता है, मीठा महसूस होता है, कड़वा भी महसूस होता है, तो क्यों होता है। जानकारी के लिए बता दें जीभ होती है, जीभ की ऊपरी सतह पर पेपिला, क्या पेपिला, और स्वाद कलिकाएँ होती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा मतलब रवेदार होती हैं ना जीभ। ठीक है, तो वही होती हैं पेपिला, और कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इसी वजह से हमको स्वाद का अनुभव होता है। अब देखो बात आती है कि अगर बात की जाए मीठे की बात की जाए तो जो स्वाद मतलब हमारी जीभ का अगला भाग होता है उससे हमें मीठा का अनुभव होता है, और पिछले भाग से कड़वे का, मध्य से किसी का भी अनुभव नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर पूछा है खट्टे का, तो खट्टे का होगा पार्श्व। पार्श्व मतलब समझते ना क्या होता है, पार्श्व मतलब होता है किनारा। क्या होता है, किनारा। जीभ के किनारे भाग से हमको अनुभव होता है खट्टे का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। ठीक है, आपको बताना है डायस्टेज एंजाइम का स्रोत बताना है कि जो डायस्टेज एंजाइम होता है इसका स्रोत कहाँ से, कहाँ से स्रावित होती है, स्रावित होता है लार ग्रंथि से। कहाँ से, लार ग्रंथि से स्रावित होता है। डायस्टेज एंजाइम का काम क्या होता है, ये स्टार्च स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, किसको तोड़ने का काम करता है, स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, आप लोगों के लिए आज का ये क्वेश्चन है मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित। आप लोगों को बताना है। ठीक है, सब लोगों को कमेंट्स करके आंसर देना। देखो कल वाला आंसर सब लोगों ने दिया था, इसका भी आंसर सब लोग देंगे। ठीक है, मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, सब लोग इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो बच्चों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कुफरी किस फसल की किस्म है, बताना है। जो कुफरी है ये किस फसल की किस्म है, तो किस फसल की किस्म है ये किस्म है आलू की। किसकी, आलू की, पोटैटो की। जानकारी के लिए बता दें कि जो आलू है ये किस कुल का है, सोलेनेसी कुल का। कई बार इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। ठीक है, सोलेनेसी कुल का, किस कुल का, सोलेनेसी कुल का।